स्वागत है ब्रेक के बाद और अब नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी हेडलाइंस पर। असम को 1715 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उपहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार। घुसपैठियों को बताया कांग्रेस का वोट बैंक। कहा राहुल गांधी ने गमोछा नहीं पहनकर पूर्वोत्तर का किया अपमान। भारत की मेजबानी में 16 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता। कई देशों के प्रतिनिधि समेत सम्मेलन में 100 से भी अधिक सीईओ और 3 लाख से अधिक लोग करेंगे शिरकत। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने लगाया घोटाले का आरोप, तो भाजपा ने कांग्रेस सरकार को लिया आड़े हाथों। जनता के साथ छल करने का लगाया आरोप। स्कूली बच्चियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी राज्यों को स्कूलों के अंदर मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन रखने के आदेश। स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय भी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है बापू को नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर समेत 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुक्रवार को लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ को दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के तहत 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं ही होती थीं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास को नई और तेज गति प्रदान की है। असम के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं। कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के धेमाजी में मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में भी शामिल हुए। मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में घुसपैठियों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएं। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं। कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब बात एक और बड़ी खबर की। 16 से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। The summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The
response from practically 100 countries. The number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. और इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सराहना करते हुए कहा कि भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है. What's being noted is the systematic manner in which India has developed its AI ecosystem. Very recently, Honorable Prime Minister interacted with the people who are developing the models. It was very encouraging that the pivot that they have taken is such a systematic pivot, and that the strength that our IT industry has had over several decades now, that strength is being put to providing AI solutions rather than the old model of having software development. एक और बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई. बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जुए, शराब घोटाले और लड़ाई में व्यस्त है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जन सरोकार से कोई काम नहीं है. कर्नाटक की वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने, यानी शराब के व्यापारियों की एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया है. यह उस भ्रष्टाचार के भुक्तभोगियों के द्वारा लगाया गया आरोप है, और उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि रेस्टोरेंट से लेके होटल्स तक किस प्रकार से अलॉटमेंट में विधिवत रूप से सरकार के भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों और अन्य लोगों को वो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था. कर्नाटक में चित्रदुर्ग के कांग्रेस के एमएलए ईडी के द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपित हुए हैं, और वो पहले भी अरेस्ट रह चुके हैं. और अब बात एक ऐसे बड़े फैसले की जो देश की बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है. कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है. ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी लड़कियों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग जेंडर टॉयलेट्स हों. प्राइवेसी सुनिश्चित की जाए और दिव्यांगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए. साथ ही सभी स्कूलों के टॉयलेट्स में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं, जो वेंडिंग मशीनों या फिर तय कर्मचारियों के जरिए दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जरूरी सभी सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी. कोर्ट ने 3 महीने के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है. अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एसआईआर को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग की पैनी नजर अब विशेष रूप से उत्तर और दक्षिणी 24 परगना पर टिक गई है. आयोग को आशंका है कि पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के चलते इन्हीं दोनों जिलों में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कट सकते हैं. फुल बेंच की समीक्षा बैठक में कई खामियां सामने आने के बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को 4 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग की फुल बेंच की मैराथन बैठक में एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया है. सुनवाई के दौरान वैध वोटर साबित करने के लिए जो अहम दस्तावेज मांगे गए थे, कई मामलों में उनकी जगह ऐसे कागज अपलोड कर दिए गए हैं जो मान्य ही नहीं है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक वैसे तो ये लापरवाही पूरे राज्य में देखी गई, लेकिन उत्तर और दक्षिणी 24 परगना में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है. यहां ऐसे मामलों की संख्या 1 लाख से भी पार जा चुकी है. सीईओ ऑफिस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है. इसे देखते हुए आयोग ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 4 कड़े निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने निर्देश दिया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण जो आवेदन अपात्र घोषित हुए हैं, उनका तुरंत निपटारा किया जाए. छानबीन जांच जो होगी, जो होना चाहिए वो संश्लिष्ट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए. ये इसमें भाजपा बंगाल कोई टिप्पणी नहीं देंगे. एसआईआर का जो विषय है, हमारा कोई भी
वोटर लिस्ट में जो मरे हुए, गायब हुए और बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान नहीं रहेंगे, ये हमारा मांग है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में दुखद निधन के बाद राज्य की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई है। गठबंधन सरकार में अपनी भूमिका और ताकत बनाए रखने के लिए एनसीपी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास वर्षा पर लंबी बैठक की। बैठक के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की स्थिरता, भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा होने की जानकारी मिली है। अजित पवार केवल पार्टी के चेहरे ही नहीं थे, बल्कि उनके पास वित्त, राज्य उत्पाद शुल्क और खेल जैसे बेहद प्रभावशाली मंत्रालय भी थे। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक एनसीपी जल्द ही मुख्यमंत्री से मांग करेगी कि ये सभी विभाग एनसीपी कोटे में ही रखे जाएं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के पूना मारगेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 8 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। इनमें गोलापल्ली LOS कमांडर और 2 महिला माओवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास SLR और इंसास जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने इसे माओवादी विचारधारा के प्रति मोह भंग और शासन की विकास नीतियों की जीत बताया है। जनवरी को जिला सुकमा में गोलापल्ली इलोस क्षेत्र का 4 माओवादी कैडर है, जिसमें गोलापल्ली इलोस कमांडर सोडी जोग हैं, जिन्होंने SLR राइफल के साथ, और गोलापल्ली इलोस का सदस्य मडकम गंगा, जिन्होंने इंसास राइफल, एवं LOS सदस्य सोडी राजे, जिन्होंने 303 राइफल, और LOS मेंबर माडवी बुद्री, इन्होंने 315 बोर राइफल के साथ कुल 4 माओवादी कैडर 4 हथियार के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज पुनर्वास किया है। वर्ष 2024 एवं 25 में काफ़ी सकारात्मक और निर्णायक रहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं अन्य जितना भी सुरक्षा बल जो इधर डिप्लॉयड और कार्य कर रहा है, इस अवधि में लगभग 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है और उनका पुनर्वास की जा रही है। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तिमारपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोइन कुरैशी के रूप में हुई है, जिसने 23 जनवरी को वेलकम इलाके में एक कैफे में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। हत्या के बाद मोइन कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट कर इस अपराध की जिम्मेदारी खुद स्वीकार की थी। हालांकि बाद में उसने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई यही गतिविधि पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। आज सुबह आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अपराध को महिमा मंडित करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। 23 तारीख को कैफे के अंदर मर्डर हुआ था, उसके रिगार्डिंग मोइन कुरैशी के ऊपर काम किया जा रहा था, जिसमें एनडीआर में इंस्पेक्टर संजय गुप्ता साहब की टीम को सफलता मिली और आज सुबह एक्यूज को पकड़ा गया है। इसके अंदर दोनों तरफ से 3-3 राउंड फायर हुआ है, जिसमें जब एक्यूज को बाइक पर रुकने का इशारा किया गया और उसको वार्निंग दी गई कि आप सरेंडर कर दें, तो उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। जब उसे दोबारा वार्निंग दी गई और उसने रुकने के स्थान पर दोबारा फायर किया, तो पुलिस टीम को भी सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा, जिसमें एक्यूज के पाँव में गोली लगी है। अगली खबर भी दिल्ली से ही, बात मेट्रो के नए लाइन की। मेट्रो के 5वें चरण परियोजना के पूरा होने के बाद केंद्रीय सचिवालय स्टेशन 3 मेट्रो कॉरिडोरों के बीच निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इनमें येलो लाइन, वॉयलेट लाइन और मैजेंटा लाइन शामिल रहेंगे। तो क्या खास होने वाला है मेट्रो के 5वें चरण में? इसके अलावा क्या है मेट्रो की वर्तमान स्थिति? इसी पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल से। दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण को मंजूरी मिल गई है। क्या खास होने वाला है इस 5वें चरण में, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल जी। सर, क्या खास होने वाला है? 5वें चरण का फर्स्ट पोर्शन अप्रूव हुआ है। इसमें 3 कॉरिडोर सैंक्शन हुए हैं और ये इसमें 13 स्टेशन होंगे, 10 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और 3 एलिवेटेड। 3 कॉरिडोर जो अप्रूव हुए हैं, एक है रामाकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्था, दूसरा है एरो सिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तीसरा है तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज। जो पहला कॉरिडोर है रामाकृष्ण आश्रम से जो इंद्रप्रस्था है, ये मेजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है जो बोटानिकल गार्डन और रामाकृष्ण आश्रम मार्ग कॉरिडोर कनेक्ट करता है। इसका लेंथ है 9.913 किलोमीटर्स। 9 अंडरग्राउंड स्टेशन है इसमें। रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्था। और इससे सेंट्रल विस्टा से अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जो सेकंड कॉरिडोर है, ये गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन है। तो एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर है, उसका एक्सटेंशन है। ये 2.263 किलोमीटर है। इसमें खाली एक स्टेशन है। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी साउथ दिल्ली के लिए। तीसरी कॉरिडोर जो है वो 3.9 किलोमीटर का कॉरिडोर है। 3 स्टेशन है। इसमें सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज, इसमें तीनों स्टेशन एलिवेटेड है। और इससे जो बेनिफिट होगा कि साउथ दिल्ली के जो एरियाज़ हैं वो एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्टिविटी बेनिफिट्स क्या होगी? सेंट्रल दिल्ली में कनेक्ट हो जाएगी वेस्ट दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली से, ये सारा सेंट्रल विस्ता से कनेक्ट हो जाएगी। और साउथ दिल्ली में साकेत, छतरपुर, तुगलकाबाद, कालिंदी कुंज, ये सब आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से कनेक्ट हो जाएंगे। और रोड कंजेशन कम होगा, व्हीकल पोल्यूशन कम होगी। अभी ऑलरेडी 395 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑलरेडी रेडी है, 289 स्टेशन और 12 लाइंस ऑपरेशनल है। रोज़ाना हम लोग 65 लाख पैसेंजर जर्नीज़ हम कैरी करते हैं। एक दिन हमने 81.87 लाख पैसेंजर जर्नीज़ अगस्त 8, 2025 को भी कैरी किया था। फेज़ 4 हमारा काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें 111 किलोमीटर और 83 स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 80% काम सिविल कंस्ट्रक्शन का इसमें कंप्लीट हो चुका है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिसंबर तक काफ़ी सब्सटेंशियल वर्क कंप्लीट हो जाएगा इसका। अनुज दयाल जी जो बता रहे थे कि 5वें चरण के बाद से किस तरह से और आसान हो जाएगी लोगों की यात्रा करनी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, राष्ट्रवादी पत्रिका 5 जन्य के 79वें स्थापना वर्ष को यादगार बनाने के लिए दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात भारत की नामक इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रिका के सफल 79 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए उसके राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। साथ ही संचार मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों और सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। 2014 में हमारे करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे। आज 100 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2 Mbps से ज़्यादा होता है, उसके केवल 6 करोड़ कनेक्शन थे। आज 10 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन हो गए। मोबाइल की कनेक्टिविटी करीब 120 करोड़ की हो गई है। वॉइस का कॉस्ट जो 50 पैसे प्रति मिनट 2014 में होता था, आज 0.03 पैसे पर मिनट है। आगे की खबरों में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा के दौरे पर हैं। पणजी में नितिन नवीन ने प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पणजी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। नितिन नवीन ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया।
अब बात यूसीसी की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हुए 1 साल पूरा हो चुका है और इस दौरान जहां सामाजिक सुधारों को लेकर कई अहम कदम उठाए गए, तो वहीं सरकार का फोकस स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी रहा। तो डीडी न्यूज की संवाददाता रेनू उप्रेती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसी पर खास बातचीत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। इस समय उत्तराखंड ने यूसीसी का 1 साल पूरा कर लिया है। 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो गया है। जो सपना देखा था यूसीसी को लॉन्चिंग के समय, क्योंकि अभी आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने उसे अपना लिया है? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने तो उसको शुरू से ही अपनाया था और उत्तराखंड की जनता ने, हमने यूसीसी का संकल्प अपने आम चुनाव से पहले उनके सामने रखा था और उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमको आशीर्वाद दिया। और आज उत्तराखंड में बड़ी संख्या में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर ये हमारा यूसीसी का कानून हो रहा है। ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि हम किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी जैसा कानून लाएं, वो सब निराधार साबित हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य ऐसा बना कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने यूसीसी का कानून राज्य के अंदर लागू किया है। समय समय पे रोजगार की बात उठती है और हाल ही में उत्तराखंड को स्टार्टअप के क्षेत्र में लीडर का दर्जा मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बार बार आप स्वरोजगार अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। ऐसे में उत्तराखंड को देश में स्टार्टअप के क्षेत्र में लीडर का दर्जा मिलना आपके शासन में कैसी उपलब्धि आप मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी देश के अंदर कार्यक्रम शुरू किए हैं, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड उन सभी में अच्छा काम करे। तो स्टार्टअप के क्षेत्र में आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। उत्तराखंड स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। हम प्रोत्साहित हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। कई सारी उपलब्धि आपके शासन में उत्तराखंड को मिली है, लेकिन ऐसा कोई सपना जो आपने उत्तराखंड के लिए देखा हो और आप चाहते हो वो पूरा हो? उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, ये हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से इसको अवश्य पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे संग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेरुन प्रति कैमरा पर्सन मनोज लखेड़ा के साथ दूरदर्शन केंद्र देहरादून। अगली खबर, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कन्या संक्रांति में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो भगवान विश्वकर्मा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें विश्व का निर्माता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि के निर्माण की बात आई तो ब्रह्मा जी ने इस कार्य में विश्वकर्मा जी का सहयोग लिया। आज के दिन बड़े उद्योगों और कारखानों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अभियंता, शिल्पीकार और कारीगर समुदाय भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे निर्माण कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वाह करने की प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के संतान वास्तु पुरुष अर्थात काल पुरुष के रूप में वास्तु एवं अंगिरसी के गर्भ से भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ। अभियंता समुदाय एवं कारीगर समुदाय, शिल्पीकार इनको अपना आदर्श मानते हैं। किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रारंभ करने से पहले भगवान विश्वकर्मा की पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन विशेषतः माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो यह बहुत ही पवित्र तिथि है। आगे की खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फलस्तीन के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों की मंत्री वरसेन अघाबेकियन शाहीन से मुलाकात की। बैठक के दौरान गाजा शांति योजना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही विकास सहयोग की समीक्षा की गई और इसे आगे बढ़ाने के लिए पहलों पर सहमति व्यक्त की गई। और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग सुदृढ़ करने के बारे में व्यापक चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया।
और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरोस के विदेश मंत्री माए मोहम्मद से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित संवाद के महत्व पर भी सहमति जताई। अब बात प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से भी ज्यादा परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो प्रगति महज तो प्रगति महज एक नाम नहीं बल्कि विकास की वो गारंटी है जहां किसी रुके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद काम फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। इसी की वानगी हरियाणा का एक प्रोजेक्ट भी है जिसकी 2018 में कई राउंड की समीक्षा के बाद महज 1 साल में परियोजना जमीन पर उतर गई। साथ ही प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को भी ये परियोजना दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति की वजह से न सिर्फ सालों से अटकी परियोजनाएं धुआंधार तरीके से ग्राउंड पर उतर रही हैं, बल्कि विकास के लिए खींची गई लकीर अब लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसी ही एक रुकी हुई परियोजना प्रगति में हुई समीक्षा के बाद महज 1 साल में ही पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में NH 65 अंबाला कैंथल खंड का 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति में परियोजना की समीक्षा की गई। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए राउंड टेबल पर आया तो उस वक्त तक इस परियोजना पर महज 53% ही काम हो पाया था। समीक्षा के बाद परियोजना की रफ्तार टॉप गियर से ऐसे आगे बढ़ी जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में सफल समापन के बाद उद्घाटन हो गया। ये परियोजना कुल 95.360 किलोमीटर लंबी है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था। पहला चरण अंबाला से पेहोवा के बीच लगभग 50.860 किलोमीटर तक था, जबकि दूसरा चरण पेहोवा से कैथल तक लगभग 95.360 किलोमीटर था। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेज आए। अंततः जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी ये ट्रैफिक सेफ्टी के कंसर्न्स थे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न, सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए। प्रोजेक्ट ने हरियाणा को नई दिशा दी है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हमारे सेफ्टी के क्षेत्र में और लोगों की सुविधा के क्षेत्र में। पूरे एरिया का विकास हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन अधिग्रहण थी, जिसकी वजह से हरियाणा का ये बिग प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। इस परियोजना के लिए 653 हेक्टेयर की कुल भूमि की जरूरत थी। लगभग 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार के पास लंबित था। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा के दौरान जब ये विषय आया तो 2 समीक्षा बैठकों के दौरान मैराथन मंथन हुआ और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय,
निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी के जरिए तमाम समस्याओं का निपटारा किया गया। जिस तेजी के साथ समीक्षा का पहिया घूमा, उससे ज्यादा गति के साथ वे परियोजनाएं जमीन पर उतर सकी। कैथल रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी टाइम पे कैथल रोड जाना बड़ा मुसीबत वाली बात होया करती थी, लेकिन अब जो कैथल रोड है हमें पता ही लगता कि हम कब कैथल पहुंच गए हैं। जहाँ हमें 6 घंटे सफर करना पड़ा, आज वो हम सफर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो 65 मार्ग अम्बाला से कैथल का, उसके बनने के बाद सभी रास्ते में आने वाले गांव की जनता को फायदा हुआ। पहले तो कैथल जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, अब रोड ऐसा बन गया 152 कि आप सिर्फ यहाँ से निकलो और 1 घंटे में मात्र कैथल पहुँचो। NH 65 के अम्बाला कैथल खंड को 4 लेन का बनाने से पूरे क्षेत्र में यात्रा दक्षता, सड़क सुरक्षा और माल ढुलाई में बेहतरीन सुधार हुआ। भीड़ कम करके यात्रा की गति बढ़ाकर और सड़क परिवहन की विश्वसनीयता में सुधार कर इस परियोजना ने बाजारों, रोजगार केंद्रों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया, जिससे हरियाणा के इस हिस्से में सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये थी प्रगति की दास्तान जो देश में प्रगति ला रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।